निकोला टेस्ला इतिहास के सबसे महान वैज्ञानिकों में से एक हैं। वो 20वीं सदी से आगे बढ़कर 21वीं सदी के लिए भी जिम्मेदार हैं। उन्होंने ऑल्टरनेटिव करंट यानी एसी, रिमोट कंट्रोल और वायरलेस पावर की नींव रखी थी। वे पूरी पृथ्वी में विद्युत ऊर्जा वितरित करना चाहते थे। लेकिन उनकी मृत्यु के हालात बेहद संदिग्ध थे। संभव है कि टेस्ला की हत्या उनके पार्टिकल वेपन के आविष्कार के कारण हुई हो। क्या टेस्ला की हत्या उनकी डेथ रे की योजनाओं को चुराने की साजिश के तहत की गई थी? उन्होंने तिजोरी का ताला तोड़ा, उसे खोला। या फिर उन्हें इसलिए मारा गया ताकि दुश्मन ताकतें उनके घातक हथियार तक न पहुंच सकें? यह हथियार लोगों को मार सकता था, मशीनों को निष्क्रिय कर सकता था और यहाँ तक कि हवाई जहाजों को गिरा सकता था। (1930) के दशक की शुरुआत में एडोल्फ हिटलर सत्ता में आता है। उसकी नाजी विचारधारा से यह स्पष्ट था कि दूसरा विश्व युद्ध का होना निश्चित है। जर्मनी में एक आक्रामक शासक था जिसका उद्देश्य पूरी दुनिया को कब्जा करना था। युद्ध होना तय था और सरकारें किसी भी ऐसी तकनीक में रुचि रखती थी जिनसे उन्हें बढ़त मिल सके। न्यूयॉर्क सिटी में एक व्यक्ति को लगता है कि उसके पास युद्ध में बढ़त देने वाली सबसे घातक तकनीक है। उसका नाम था निकोला टेस्ला। वो एक विजनरी थे, सच में एक दूरदर्शी वैज्ञानिक, जिन्होंने रिमोट कंट्रोल, एसी मोटर्स और वायरलेस ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जैसी चीजें इजाद की। उनकी बदौलत पूरी दुनिया में बिजली 24 घंटे उपलब्ध हो सकी। 20वीं सदी से भी अधिक वो 21वीं सदी के लिए जिम्मेदार हैं। 1934 में जीवन भर तमाम तरह की वैज्ञानिक खोजों के बाद सर्बियन अमेरिकन निकोला टेस्ला ने पार्टिकल बीम वेपन यानी डेथ रे के आविष्कार की घोषणा की। टेस्ला बहुत साहसिक दावे कर रहे थे कि उनकी टेलीफोर्स रेज हजारों मील दूर से विमानों को गिरा सकती है। ये डेथ रे इतनी शक्तिशाली थी कि किसी भी राष्ट्र को अभेद्य रक्षा कवच दे सकती थी और युद्ध को असंभव बना सकती थी। उनकी घोषणा ने पूरी दुनिया में सुर्खियां बटोरी और 1935 में उनकी ये खोज अमेरिका में नहीं बल्कि उसके प्रतिद्वंद्वी सोवियत यूनियन में खरीदार ढूंढ लेती है। सोवियत संघ ने उन्हें $25,000 दिए जिससे उन्हें पार्टिकल बीम वेपन की प्रारंभिक जानकारी मिल सके। इस डेथ रे की योजना की डील गुप्त रूप से हुई थी, लेकिन टेस्ला को शक था कि उन पर नजर रखी जा रही है और जल्द ही वे एक संदिग्ध दुर्घटना का शिकार हो जाते हैं। उन्हें टैक्सी ने टक्कर मारी। क्या ये सिर्फ एक संयोग था या कुछ और? यह संभव है कि कोई उनकी हत्या करने की कोशिश कर रहा था। FBI उनका पीछा कर रही थी और चूंकि उन्होंने अपना प्रोजेक्ट सोवियत यूनियन को दे दिया था, इसलिए उन्हें खतरा समझा जा सकता था। संभव है कि कोई उन्हें खत्म करना चाहता था। लेकिन निकोला टेस्ला इस हमले में बच जाते हैं और 1939 में उनकी भविष्यवाणी सच होती है जब नाजी जर्मनी पोलैंड पर आक्रमण कर देता है। जब वर्ल्ड वॉर 2 अपने पूरे उरूज पर था, 1943 में अपने न्यूयॉर्क स्थित होटल से टेस्ला ने एक US मिलिट्री जनरल से संपर्क किया और मिलने की गुजारिश की। वे अपनी डेथ रे की गुप्त जानकारी साझा करना चाहते थे ताकि युद्ध को खत्म किया जा सके। टेस्ला यूनाइटेड स्टेट गवर्नमेंट और किसी भी ऐसी सरकार को शामिल करना चाहते थे जो उनकी बात सुने। लेकिन ये महान आविष्कारक उस मीटिंग में कभी नहीं पहुंच पाया। कुछ ही दिनों में 8 जनवरी 1943 निकोला टेस्ला अपने मैनहट्टन होटल के कमरे में मृत पाए गए। वो लोगों से बचकर होटल न्यूयॉर्कर के 2 कमरों में अकेले रहते थे। उनकी मृत्यु का समय संदिग्ध था और ये भी कि उनके होटल सेफ को तोड़ा गया था और उनके निजी दस्तावेज चोरी हो गए थे। क्या महान वैज्ञानिक निकोला टेस्ला की हत्या इस घातक डेथ रे की गुप्त जानकारी हासिल करने के लिए की गई थी? दशकों तक इस पर अटकलें और अफवाहें बनती रहीं। कुछ सिद्धांत कहते हैं कि टेस्ला की हत्या पार्टिकल वेपन के आविष्कार के कारण की गई हो सकती है।
और निश्चित रूप से कई लोग मानते हैं कि टेस्ला के पार्टिकल बीम वेपन के दस्तावेज चुराए गए ताकि कुछ गुप्त सरकारें इस पर काम कर सकें। हाल ही में जारी की गई FBI फाइल से उन लोगों की पहचान हुई है जिन्होंने टेस्ला की मृत्यु के तुरंत बाद उनके सेफ को तोड़ा। इस रहस्यमय समूह का नेतृत्व टेस्ला के अपने भतीजे सावा कोसानविच ने किया था, जो यूगोस्लाविया के एक डिप्लोमेट थे। सावा कोसानविच को उनके चाचा टेस्ला पसंद नहीं करते थे। वो अपने साथ कुछ लोगों और एक लॉकस्मिथ को लेकर आए थे जो ताले खोलता है। उन्होंने तिजोरी का ताला तोड़ा, तिजोरी खोली। FBI फाइल में कोसानविच को संभावित कम्युनिस्ट बताया गया है, ये जानते हुए कि सोवियत यूनियन के पास पहले ही डेथ रे की योजनाएं थी। क्या टेस्ला के भतीजे और उनके समूह ने पूरी योजना चुरा ली ताकि ये अमेरिका के हाथ ना लगे? सानोविक वो व्यक्ति नहीं थे जिन पर FBI और US गवर्नमेंट भरोसा कर सकती थी। वो नहीं जानते थे कि युद्ध के अंत में वो किसका समर्थन करेंगे। ऐसी और भी शक्तियां थीं जो किसी तरह डेथ रे को हासिल करना चाहती थीं और उनके पास निकोला टेस्ला को मारने का कारण भी हो सकता था। सबसे पहले संदेह के घेरे में नाजी जर्मनी। जर्मन सरकार ने डेथ रेस को बहुत गंभीरता से लिया था। संभावना है कि नाज़ीज़ इस पार्टिकल बीम वेपन में रुचि रखते हों, क्योंकि वो इसे दुश्मन देशों को आतंकित करने के लिए उपयोग कर सकते थे। एक और संभावित दोषी टेस्ला का अपना देश अमेरिका। क्या टेस्ला की हत्या इसलिए की गई ताकि वे इस योजना को US एनिमीज को न बेच सकें? अमेरिका हिटलर और नाजिस से लड़ रहा था, जो दुनिया पर कब्जा करने की कोशिश कर रहे थे। अगर टेस्ला द्वारा विकसित डेथ रेस गलत हाथों में चला जाता तो इसका अंजाम विनाशकारी हो सकता था। सावा कोसानविच और उनके साथियों के टेस्ला के कमरे से जाने के अगले ही दिन FBI और ऑफिसर ऑफ एलियन प्रॉपर्टी ने टेस्ला के बाकी दस्तावेज जब्त कर लिए। क्या उन्होंने इन योजनाओं को इसलिए चुराया ताकि अमेरिका गुप्त रूप से अपना डेथ रे विकसित कर सके? वहां कुछ बहुत अजीब हुआ था। टेस्ला के पास एक ब्लैक बुक थी जिसमें उन्होंने अपने कुछ अजीबोगरीब वेपन सिस्टम के विचार लिखे थे जो युद्ध को समाप्त कर सकते थे। ये बुक गायब हो गई, साथ ही डेथ रे से जुड़े कई अन्य दस्तावेज भी लापता हो गए। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान दोनों पक्षों की सरकारें टेस्ला की डेथ रेस को हासिल करने के लिए उत्सुक थी, या कम से कम इसके निर्माण की योजनाओं को पाना चाहती थी। सिर्फ सरकारें ही नहीं बल्कि और लोग भी थे जो टेस्ला की डेथ रे को चुराने के लिए किसी भी हद तक जा सकते थे। एक दूरदर्शी और अजीबोगरीब आविष्कारक के रूप में उन्होंने कई बड़ी दौलतें बनाई और खो दी। उनका संबंध आर्म डीलर्स, स्पाइज और अमेरिकी इतिहास की कुछ सबसे बड़ी हस्तियों से प्रतिद्वंद्विता से भी था। केवल टेस्ला के जीवन और उनकी मृत्यु के तथ्य ही कई तरह की अटकलों को जन्म देते हैं। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान प्रसिद्ध वैज्ञानिक निकोला टेस्ला मृत पाए गए। उनके होटल सेफ को तोड़ दिया गया था। कुछ लोगों का मानना है कि उनकी हत्या की गई और उनके घातक हथियार की योजनाएं चुरा ली गईं। सिर्फ टेस्ला की मृत्यु के तथ्य ही कई तरह की अटकलों को जन्म देते हैं। क्या टेस्ला की मृत्यु उनके लाइफ टाइम ऑब्सेशन इलेक्ट्रिक सुपर वेपन यानी डेथ रे बनाने की उनकी दीवानगी से जुड़ी थी? टेस्ला ने दावा किया था कि उनकी डेथ बीम दुश्मन के हवाई बेड़ों को नष्ट कर सकती थी। उन्होंने कहा था कि ये 1 मिलियन सैनिकों की सेना को भी रोक सकता था। 1856 में एक तूफानी रात में जन्मे निकोला टेस्ला आधुनिक क्रोएशिया में पले बढ़े। उनका पूरा जीवन बिजली से प्रभावित था। छात्र जीवन में उन्होंने बिजली के माध्यम से पूरी दुनिया को मुफ्त ऊर्जा देने का सपना देखा था, लेकिन उन्हें एहसास हुआ कि ये डायरेक्ट करंट यानी डीसी के जरिए संभव नहीं था, जिसका समर्थन अमेरिकी वैज्ञानिक थॉमस एडिसन कर रहे थे, जो न्यूयॉर्क को रोशनी से भर रहे थे। डायरेक्ट करंट एक प्रकार की धारा है जिसमें ध्रुवता कभी नहीं बदलती, इसलिए विद्युत प्रवाह सिर्फ एक दिशा में बहता है। ये वही है जो आपको किसी बैटरी से मिलता है। लेकिन इसका वोल्टेज बढ़ाना मुश्किल था, जिससे डीसी पावर को लंबी दूरी तक नहीं भेजा जा सकता था।
इसलिए टेस्ला ने एक ऐसी मोटर विकसित की जो अल्टरनेटिंग करंट यानी एसी पर काम करती थी। इसके बाद 1884 में वे यूरोप से अमेरिका आते हैं ताकि इसे अपने आदर्श थॉमस एडिसन को दिखा सकें। ऑल्टरनेटिंग करंट की मदद से हम वोल्टेज को एक स्तर से बहुत अधिक बढ़ा सकते हैं, जिससे पतले तारों का उपयोग किया जा सकता है और बिजली को लंबी दूरी तक किफायती रूप से भेजा जा सकता है। लेकिन एडिसन अपने डीसी सिस्टम पर ही अड़े रहे। उन्होंने टेस्ला के प्रस्ताव को ठुकरा दिया। इसी अस्वीकार के साथ एक जीवन भर चलने वाली प्रतिद्वंद्विता शुरू हो गई। इसलिए अब टेस्ला ने एक नए समर्थक की तलाश की और उन्हें एडिसन के प्रतिस्पर्धी जॉर्ज वेस्टिंगहाउस मिले। उनके समर्थन से 1988 में टेस्ला ने अपनी इंडक्शन एसी मोटर पेश की। इससे एडिसन और टेस्ला के बीच कड़वी दुश्मनी और बढ़ गई, जिसे द वॉर ऑफ द करंट्स कहा गया। उधर एडिसन ने एक प्रचार अभियान शुरू किया ताकि एसी पावर को खतरनाक साबित किया जा सके। उन्होंने एसी पावर का उपयोग करके जानवरों को बिजली का झटका देकर मारने का प्रदर्शन किया। उन्होंने ये सुनिश्चित किया कि जब न्यूयॉर्क स्टेट में पहली इलेक्ट्रिक चेयर बनाई तो वो वेस्टिंगहाउस इलेक्ट्रिक मोटर से चले। 5 साल तक अमेरिका के बिजली उद्योग के दिग्गज इस लड़ाई में उलझे रहे। 1893 में द वॉर ऑफ द करंट्स तब चरम पर आया जब टेस्ला ने अपने एसी सिस्टम से शिकागो की वर्ल्ड्स फेयर को रोशन कर दिया। ये कुछ अद्भुत था। लोग ये समझ नहीं पा रहे थे कि ये बिजली कहां से आ रही थी। ये एक जादू लग रहा था। टेस्ला और वेस्टिंगहाउस को हीरोज के रूप में सम्मानित किया गया, जबकि एडिसन को हार का सामना करना पड़ा। इसके बाद उन्हें नियाग्रा फॉल्स में दुनिया का पहला बड़ा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट बनाने का विशाल कॉन्ट्रैक्ट मिला। ये एक ऐसी तकनीक थी जो लोगों के दैनिक जीवन में क्रांति लाने वाली थी। इस परियोजना ने एसी को अमेरिका की आधिकारिक विद्युत प्रणाली बना दिया। एसी ने डीसी को हराने का मुख्य कारण स्पष्ट था। ये ज्यादा प्रभावी और अधिक किफायती था। टेस्ला के एसी करंट ने आखिरकार द वॉर ऑफ द करंट्स जीत लिया, जिसने महान थॉमस एडिसन के मन में कड़वाहट और बदले की भावना को जन्म दे दिया। आज यदि आप सैटेलाइट इमेज देखें जिसमें दिखाया गया हो कि रात में दुनिया कैसे रोशनी से जगमगा रही है, उस चित्र में दिखाई गई 95% बिजली अल्टरनेटिंग करंट के माध्यम से वितरित की जाती है। यदि टेस्ला ने एसी टेक्नोलॉजी का आविष्कार नहीं किया होता तो दुनिया बहुत अधिक अंधेरी और शांत होती। अपनी सफलता के साथ न्यूयॉर्क के उच्च समाज में चर्चित व्यक्तित्व बन गए। अखबारों में उन्हें एक जादूगर की तरह दिखाया गया, जिसकी शक्तियां किसी चमत्कार से कम नहीं थीं। एक प्रोटोटाइप पागल वैज्ञानिक, जिसकी छवि उनकी अजीब आदतों से और भी मजबूत हो गई। टेस्ला स्वयं ही बहुत ही अनोखे व्यक्ति थे। उनकी अनोखी आदतों में से एक ये थी कि वे अपने पूरे जीवन अविवाहित रहे। वे सिर्फ रात में 3 घंटे सोते थे। वे एलियन जीवन पर विश्वास करते थे और उन्हें मोती से अजीब तरह की नफरत थी। लेकिन उनका सबसे असाधारण गुण उनका अद्वितीय मस्तिष्क था, जिसने उनके जीवन काल में 300 से अधिक पेटेंट बनाए। टेस्ला अपने आविष्कार की प्रक्रिया को इस तरह बताते थे कि वे पहले अपने दिमाग में एक मॉडल बनाते और फिर वे उस पर मानसिक परीक्षण चलाते थे, ठीक वैसे ही जैसे आज इंजीनियर कंप्यूटर पर करते हैं। लेकिन टेस्ला की कमजोरी थी उनकी व्यापारिक समझ। भले ही वेस्टिंगहाउस एसी मोटर्स की लाखों बिक्री हुई, लेकिन जब वेस्टिंगहाउस को आर्थिक संकट आया तो टेस्ला ने अपने एसी मोटर पेटेंट की रॉयल्टी छोड़ दी। ये एक ऐसा फैसला था जिसने उन्हें लगभग $300 मिलियन से वंचित कर दिया। लेकिन टेस्ला को पैसा नहीं बल्कि वैज्ञानिक खोजों की भूख प्रेरित करती थी। और जैसे ही एक नई सदी शुरू होती है, वे बिजली की सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक को हल करने के बारे में सोचने लगते हैं। टेस्ला इस चीज को लेकर जुनूनी थे। वो बिजली को पूरी दुनिया में वायरलेस तरीके से वितरित करना चाहते थे। उनका ये जुनून उन्हें एक घातक सुपर वेपन के करीब ले जाता था, जो अंततः उनके विनाश का कारण बन सकता था। उन्नीसवीं सदी के अंत में एक भयावह सुपर वेपन का विचार पहली बार निकोला टेस्ला के दिमाग में आता है। लेकिन इसे हकीकत में बदलने से पहले उन्हें अपनी अद्वितीय सोच को
एक नई तकनीकी सीमा से आगे बढ़ाना था। वॉर ऑफ द करंट्स जीतने के बाद वे बिजली वितरण के लिए तारों को खत्म करने को लेकर जुनूनी हो गए। ये एक विचार था जिसने टेस्ला को अपने न्यूयॉर्क वर्कशॉप में लाया और 1891 में उनकी सबसे शानदार खोज के रूप में जन्म हुआ टेस्ला कॉइल का। टेस्ला कॉइल गूंज यानी रेजोनेंस की तकनीक का उपयोग करके कम वोल्टेज को विशाल वोल्टेज में बदल देता है। ये ऐसा था जैसे ट्यूनिंग फोक को कई गुना तेज कर दिया गया हो, लेकिन यहाँ वोल्टेज के मामले में ये बेहद बड़ी तरंगे और अत्यधिक उच्च आवृत्तियां उत्पन्न करता था। हाई फ्रीक्वेंसी ऑल्टरनेटिंग करंट वेव्स को छोड़कर टेस्ला कॉइल बिना किसी तार के बल्बों को जला सकता था। टेस्ला के लिए ये एक असली लाइट बल्ब मोमेंट था। क्या वायरलेस पावर को इस तरीके से पूरी दुनिया में भेजा जा सकता था? वे इस विचार से जुनूनी थे। वो पूरी पृथ्वी पर बिजली वितरित करना चाहते और उन्हें लगता था कि प्राकृतिक रूप से एक संपूर्ण कंडक्टर मिल सकता है। प्रकृति मुझे ऐसा क्या दे सकती है जो एक तार की तरह काम कर सके? टेस्ला का जवाब था उनके सिर के ऊपर की हवा। वे वायुमंडल को एक फ्री कंडक्टर के रूप में उपयोग करने वाले थे। थॉमस एडिसन की जासूसी से अपने नए प्रोजेक्ट को बचाने के लिए टेस्ला 1899 में न्यूयॉर्क छोड़ देते हैं और कोलोराडो स्प्रिंग्स के पास एक नई प्रयोगशाला बनाते हैं। अपने वायरलेस प्रोजेक्ट ट्रांसमिशन के सपने को साकार करने के लिए उन्हें वायुमंडल में बिजली प्रवाहित करने का तरीका खोजना था। उनका विचार था कि वे टेस्ला कोइल को ऊंची इमारतों के ऊपर लगा सकते थे और फिर वे ऊर्जा को इन डिस्चार्जेस के जरिए भेज सकते थे जो आकाशीय बिजली के समान होते थे। इस तरह के बिजली के वितरण की एक प्रणाली बना सकते थे जिसमें खंभों और तारों की जरूरत नहीं होती। कोलोराडो के लोग आश्चर्यचकित हो गए जब टेस्ला ने अपनी खुद की बिजली और गरज पैदा की। वे एक अद्भुत शोमैन थे और इसी कारण उन्हें जादूगर की तरह देखा जाने लगा। जितनी बड़ी कॉइल उतनी ही ज्यादा ऊर्जा टेस्ला बना सकते थे, लेकिन एक बड़ी चुनौती अभी बाकी थी। अब तक वे 100 फीट से अधिक दूरी तक बिजली नहीं भेज पाए थे। बिजली को वायरलेस तरीके से ट्रांसफर करने में समस्या ये थी कि अधिकांश ऊर्जा बर्बाद हो जाती थी और रिसीवर पर बहुत ही कम ऊर्जा प्राप्त होती थी। टेस्ला ने अपने विचार को पूरी तरह बदल दिया और सोचा कि शायद समाधान उनके पैरों के ठीक नीचे ही हो। उनका विश्वास था कि वो बिजली को पृथ्वी के भीतर भेज सकते थे, पृथ्वी की गूंज तरंग आवृत्ति पर, और वो ऊर्जा पूरी पृथ्वी की सतह पर फैल सकती थी। विचार ये था कि आप धरती में एक धातु की पाइप गाड़ेंगे और आप उस तार से अपनी बिजली या संदेश उसको प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन इससे पहले कि वो इस सपने को हकीकत बना पाते, टेस्ला का जिज्ञासु दिमाग एक नई दिशा में चला गया, रेडियो तरंगों यानी रेडियो वेव्स के नए खोजे गए क्षेत्र में। उन्हें एहसास हुआ कि रेडियो का उपयोग मनुष्यों और मशीनों के बीच संवाद के लिए किया जा सकता है। डेथ रे के 3 दशक पहले उन्होंने एक ऐसा विचार पेश किया जिसने बाद में युद्ध की रणनीति ही बदल दी। एक रिमोट से संचालित मॉडल बोट। टेस्ला की रिमोट कंट्रोल सिस्टम इस तरह काम करती थी। बोट में 2 रेडियो रिसीवर, एक चैनल ए के लिए और दूसरा चैनल बी के लिए। चैनल ए पर संकेत रडर को ये करने के लिए कहता था, चैनल बी पर संकेत रडर को कुछ और करने के लिए कहता था। तो आप देख सकते हैं कि कैसे इसे आगे बढ़ाया जा सकता था ताकि कई अलग अलग हिस्सों को नियंत्रित किया जा सके, जिससे बोट को दूर से संचालित किया जा सके। टेस्ला का रिमोट कंट्रोल बोट का विचार उनके स्वचालित मशीनों में रुचि से आया था। आज हम उन्हें रोबोट्स कहते हैं, लेकिन टेस्ला ने इसे उस समय बनाया था जब रोबोट शब्द का भी अस्तित्व नहीं था। मिलिट्री के लिए रिमोट कंट्रोल बोट टेस्ला की सिर्फ शुरुआत थी और ये उनका आखिरी कदम नहीं था। वो रेडियो नियंत्रण टॉर्पीडोज पर काम कर रहे थे, रोबोट शिप्स और ना जाने क्या क्या। टेस्ला ने वाहन, हथियार और यहाँ तक कि रोबोट सैनिकों की कल्पना की थी जो दूर से नियंत्रित किए जा सकते थे, लेकिन उनकी दूरदर्शिता अपने समय से बहुत आगे थी, जिससे इसे समर्थन नहीं मिला।
अमेरिका नौसेना ने इसमें कोई रुचि नहीं दिखाई। उनके लिए प्रदर्शन पर्याप्त प्रभावशाली नहीं थे। लोग हमेशा नई तकनीक को लेकर संदेह में रहते हैं। टेस्ला का रिमोट कंट्रोल हथियारों का विचार उनकी मृत्यु के कई दशकों बाद सैन्य वास्तविकता बना। विचार के रूप में एक रिमोट कंट्रोल सैन्य उपकरण का विचार जो रक्षा के लिए इस्तेमाल किया जा सकता था, बिना सैनिकों को खतरे में डाले, ये विचार टेस्ला से आया था। और यही विचार आज के ड्रोन तकनीक की नींव बना। विडंबना यह है कि टेस्ला का भयावह सुपर वेपन्स बनाने का जुनून उनकी शांति की विचारधारा से प्रेरित था। टेस्ला ऐसे हथियार बनाना चाहते थे जो बेहद विनाशकारी हों, ताकि युद्ध व्यर्थ हो जाए। टेस्ला का विचार टेलीफोर्स रे था, जो हजारों मील दूर से ही हवाई जहाजों को गिरा सकती थी। उन्होंने कहा कि ये युद्ध को असंभव बना देगा। टेस्ला की योजना कुछ इतना शक्तिशाली बनाने की थी कि ये म्यूचुअली अश्योर्ड डिस्ट्रक्शन के जरिए शांति ला सके। वो डेथ रे बनाना चाहते थे, लेकिन लोगों की जिंदगियां बचाने के लिए। बीसवीं शताब्दी की शुरुआत में कोलोराडो स्प्रिंग्स की अपनी प्रयोगशाला में निकोला टेस्ला खतरनाक सिद्धांतों का परीक्षण कर रहे थे। उन्हें विश्वास था कि वो बेतार ऊर्जा को पूरी दुनिया में फैला सकते हैं पृथ्वी की सतह के माध्यम से। उनका मानना था कि पृथ्वी एक विशाल कंडेंसर की तरह काम कर सकती है और इसमें प्राकृतिक ऊर्जा की विशाल मात्रा है। टेस्ला को पूरा भरोसा था कि अगर वो पृथ्वी की रेजोनेंस एनर्जी को टेप कर सकें, तो ऐसी तरंगें बनाई जा सकती हैं जो कभी खत्म नहीं होंगी। एक अति संवेदनशील इलेक्ट्रिकल रिसीवर का उपयोग करके उन्होंने एक चौंकाने वाली खोज की। कोलोराडो स्प्रिंग्स के लैब में उन्होंने एक रात अपने डिवाइस के रिसीवर को सेट करके पता लगाने की कोशिश की कि पृथ्वी से किस तरह की रेस निकल रही हैं और कैसी निकल सकती हैं। और एक रात उन्होंने पाया कि उन्हें सिर्फ पृथ्वी के माध्यम से विद्युत धाराएं नहीं मिल रही, बल्कि एक नियमित सिग्नल भी मिल रहा है। पहले एक बीप, फिर दो और फिर तीन। टेस्ला ने आश्चर्यजनक रूप से दावा किया कि यह सिग्नल एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल हो सकता है, संभवतः मंगल ग्रह से। ये खबर अखबारों की सुर्खियों में आ गई और जनता इसे लेकर बेहद उत्साहित हो गई। लेकिन वैज्ञानिकों ने इसे खारिज कर दिया क्योंकि उन्हें यह संभव नहीं लगा। और एक बार फिर टेस्ला अपने वक्त के समाज की सोच से आगे निकल गए थे। 100 साल बाद उनके विश्वास को आंशिक रूप से सही ठहराया गया। 100 साल बाद वैज्ञानिकों ने पाया कि जो सिग्नल टेस्ला सुन रहे थे वो मंगल ग्रह से नहीं, बल्कि बृहस्पति के चंद्रमाओं में से किसी एक से आ रहा था। यानी ये वास्तव में एक खगोलीय घटना थी जिसे सबसे पहले टेस्ला ने मापा था। फिर भी टेस्ला को विश्वास था कि उनकी सबसे बड़ी उपलब्धि अभी आनी बाकी है। वो ये साबित करना चाहते थे कि दोलनशील धाराओं को पृथ्वी में प्रवाहित करके ऊर्जा और संदेशों को पूरी दुनिया में प्रसारित किया जा सकता है। इस सपने को साकार करने के लिए उन्हें एक बहुत बड़ी परीक्षण सुविधा की जरूरत थी और इसे वित्तीय सहायता देने के लिए एक बड़े निवेशक की। टेस्ला न्यूयॉर्क लौटते हैं और अमेरिका के सबसे बड़े बैंकर जेपी मॉर्गन के दरवाजे पर दस्तक देते हैं। जेपी मॉर्गन ने टेस्ला में निवेश इसलिए किया क्योंकि उन्होंने एक नई तरह की वायरलेस तकनीक विकसित करने का उसमें अवसर देखा था। वित्तीय सहायता प्राप्त करने के बाद टेस्ला ने लॉन्ग आयरलैंड के शोरहैम के पास 200 एकड़ जमीन खरीदी। सितंबर 1901 में उनका सपना साकार होता दिख रहा था क्योंकि एक विशाल टावर खड़ा किया जा रहा था जिसका नाम था वार्डन क्लिफ। जेपी मॉर्गन ने टेस्ला को एक ऐसे व्यक्ति के रूप में देखा जो शायद वैश्विक संचार को नियंत्रित करने का तरीका प्रदान कर सकता था, और इस तरह वार्डन क्लिफ को एक वैश्विक ट्रांसमिटिंग डिवाइस के रूप में बनाया गया जो समाचारों के प्रसारण सहित रेडियो से जुड़ी सभी चीजों को संभव बना सके। यही वो था जो टेस्ला ने जेपी मॉर्गन से वादा किया था। जेपी मॉर्गन को लगा कि वो एक विशाल रेडियो स्टेशन में निवेश कर रहे हैं, अपने वित्तीय समर्थक से अनजान।
टेस्ला के मन में इससे भी अधिक महत्वाकांक्षी योजना थी। टेस्ला पर यह आरोप लगाया जा सकता है कि उन्होंने जेपी मॉर्गन को थोड़ा सा गुमराह किया। टेस्ला का असली लक्ष्य वैश्विक स्तर पर ऊर्जा का संचार करना था और उन्होंने वित्तीय सहायता प्राप्त करने के लिए मैं संचार पर काम कर रहा हूं का बहाना बनाया। जब टेस्ला वायरलेस ट्रांसमिशन का रहस्य सुलझाने की दौड़ में लगे हुए थे, तभी इटालियन आविष्कारक गुइलेल्मो मार्कोनी उन्हें नाटकीय रूप से पीछे छोड़ने वाले थे, जिन्होंने दिसंबर 1901 में अटलांटिक महासागर के पार पहला रेडियो संदेश भेजा। ये टेस्ला के लिए एक ऐसा झटका था जिससे वो कभी उबर नहीं पाए। मार्कोनी के रूप में टेस्ला को एक कट्टर प्रतिद्वंद्वी मिल गया। टेस्ला ने व्यावहारिक सर्किट और ट्यूनिंग की अवधारणा के जरिए रेडियो के विकास में योगदान दिया। अपने अन्य शोधों के बावजूद टेस्ला के पास रेडियो से संबंधित 17 पेटेंट थे, पर उन्हें इस बात पर गुस्सा आया कि मार्कोनी को उनके आविष्कार का श्रेय कैसे मिल गया। मैं ये नहीं कहूंगा कि मार्कोनी ने पेटेंट चुराए, बल्कि उन्होंने उस जानकारी का फायदा उठाया जो पहले से सार्वजनिक थी। और इससे भी बुरी बात यह थी कि टेस्ला के वित्तीय समर्थक जेपी मॉर्गन बेहद नाराज थे। जेपी मॉर्गन ने सीधे कह दिया, मैं अब इसमें और पैसा नहीं लगाने वाला। मार्कोनी पहले ही तुम्हें हरा चुका है और तुमने अब तक कुछ भी साबित नहीं किया। जेपी मॉर्गन के साथ उनके वित्तीय संबंध खराब होने के बाद कुछ लोगों का मानना है कि टेस्ला ने वार्डेनक्लिफ में अपने डेथ रे के शुरुआती परीक्षण किए, जिसके भयानक परिणाम हुए। ये एक इतनी बड़ी घटना थी कि इससे एक पूरा क्षेत्र नष्ट हो गया। 1908 में तुंगुस्का साइबेरिया में एक विशाल और रहस्यमयी विस्फोट हुआ, जिसने 770 वर्ग मील के क्षेत्र में पेड़ों को गिरा दिया। कुछ लोगों का मानना था कि ये एक धूमकेतु के टकराने का प्रभाव था, लेकिन वहां कोई गड्ढा नहीं मिला। दूसरों ने इस घटना के लिए निकोला टेस्ला को जिम्मेदार ठहराया। कुछ सिद्धांतकारों के अनुसार तुंगुस्का घटना टेस्ला द्वारा भेजी गई एक विशाल ऊर्जा किरण का परिणाम थी, जो उत्तरी ध्रुव पर जानी थी, लेकिन गलती से साइबेरिया में गिर गई। हालांकि आधुनिक वैज्ञानिक इस सिद्धांत को जल्दी ही नकार देते हैं। यह निश्चित रूप से संभव नहीं है कि वार्डेनक्लिफ टावर इतनी अधिक ऊर्जा उत्पन्न कर सकता था कि तुंगुस्का जैसी तबाही मचा सके। पैसा खत्म होने के कारण टेस्ला वार्डेनक्लिफ में अपना शोध जारी नहीं रख सके। बेतार ऊर्जा प्राप्त करने का उनका सपना चकनाचूर हो गया। फिर 1917 में अफवाहें उड़ी कि वार्डेनक्लिफ को गुप्त रूप से जर्मन जासूसों द्वारा इस्तेमाल किया जा रहा है और इसे ध्वस्त कर दिया गया। कभी सराहे जाने वाले वैज्ञानिक अब सार्वजनिक जीवन से गायब हो गए। दशकों तक उन्होंने होटल के कमरों में एकांतवास में जीवन बिताया और कबूतरों की देखभाल की। टेस्ला को अपने करियर में काफी संघर्ष झेलना पड़ा। वो अपने आविष्कारों में उतने सफल नहीं हो पाए और ऐसा लगने लगा कि इससे उनकी मानसिक स्थिति पर बुरा असर पड़ा। अपनी तमाम दूरदर्शी सोच के बावजूद टेस्ला कंगाल हो चुके थे और लगभग भुला दिए गए थे। लेकिन जैसे ही एक और विश्व युद्ध की संभावना बढ़ी, टेस्ला ने एक सनसनीखेज घोषणा की, एक विशाल हथियार की जो उनके करियर को फिर से जिंदा कर सकता था। टेस्ला एक दूरदर्शी व्यक्ति थे। वो एक ऐसी तकनीक की कल्पना कर रहे थे जो मौजूदा सैन्य तकनीकों को पूरी तरह से अप्रासंगिक बना देगी। टेस्ला को विश्वास था कि उनकी डेथ रे का आविष्कार इतिहास की दिशा बदल सकता है, लेकिन इसकी कीमत उन्हें अपनी जान देकर चुकानी पड़ सकती थी। उन्नीस 1930 के दशक तक लगातार असफलताओं ने दूरदर्शी वैज्ञानिक निकोला टेस्ला को लगभग एकांतवास में धकेल दिया था। थॉमस एडिसन, जेपी मॉर्गन और मार्कोनी के साथ हुए विवादों ने उन्हें कड़वाहट से भर दिया था और लगभग दिवालिया कर दिया था। लेकिन अब युद्ध की संभावनाओं के बीच एक सार्वजनिक घोषणा ने उन्हें फिर से सुर्खियों में ला दिया। अमेरिका भर के अखबारों में टेस्ला ने दावा किया कि उन्होंने एक अत्यंत शक्तिशाली ऊर्जा हथियार विकसित किया है। 1934 में टेस्ला ने दावा किया कि उनकी डेथ बीम दुश्मन के हवाई जहाजों को नष्ट कर सकती है और 10 लाख सैनिकों की सेना को समाप्त कर सकती है।
टेस्ला ने जानबूझकर अपने आविष्कार का विवरण अस्पष्ट रखा। वो इसके बारे में बहुत अधिक जानकारी नहीं देना चाहते थे क्योंकि उन्हें डर था कि कोई इसे चुरा सकता है। जो विवरण उन्होंने दिए और इसका एकमात्र उपलब्ध चित्र बताता है कि ये हथियार पार्टिकल बीम तकनीक पर आधारित था। आप इसे एक तरह की राइफल की तरह समझ सकते हैं, लेकिन इसमें शीशे की गोलियों की बजाय छोटे आयन्स होते थे, लेकिन इन्हें बहुत अधिक ऊर्जा देकर तेजी से आगे बढ़ाया जाता वो कण लगभग 36,000 मील प्रति घंटे की गति से चलते थे, जो एक सामान्य गोली की तुलना में कई गुना तेज था। ये इतनी गर्मी उत्पन्न कर सकता था कि ये हवाई जहाज को भी आसानी से भेद कर उसे आसमान से गिरा सकता था। इन पार्टिकल बीम्स को इस तरह से व्यवस्थित किया जा सकता था कि वे एक डिफेंसिव शील्ड बना सके। इसके लिए कई टावरों की एक श्रृंखला होती और इनसे निकलने वाली ऊर्जा किरणें या तो पायलट को मार देती या इंजन को निष्क्रिय कर देती। यही उनका उद्देश्य था, युद्ध को असंभव बनाना। कुछ वैज्ञानिकों का मानना था कि ये आविष्कार असंभव है, लेकिन टेस्ला अडिग थे कि ये काम करेगा और फिर उन्होंने सबसे ऊंची बोली लगाने वाले को प्रारंभिक डिजाइन का काम दिया। टेस्ला इसे लेकर बिल्कुल भी संकोच नहीं कर रहे थे। उन्होंने इसे इंटरव्यू में चर्चा की, इसे अखबारों में घोषित किया ताकि प्रचार और दिलचस्पी बढ़े, क्योंकि उन्हें अपने विचार के लिए वित्तीय सहायता की जरूरत थी। टेस्ला द्वारा 1935 में सोवियत संघ को डेथ रे के प्रारंभिक डिजाइन बेचना अच्छी तरह से दर्ज किया गया है, लेकिन माना जाता है कि ये शुरुआती डिजाइन थे और इसमें इतना विवरण नहीं था कि इससे एक काम करने वाली डेथ रे बनाई जा सके। इससे ये भी पता चलता है कि उसी समय टेस्ला का एक नाजी एजेंट से भी करीबी संपर्क था। जर्मन अमेरिकी लेखक जॉर्ज सिल्वेस्टर वियरेक को बाद में हिटलर की फंडिंग लेने के आरोप में दोषी ठहराया गया था। वेरिक पहले एक कट्टर जर्मन थे और बाद में जब द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हुआ तो वो एक कट्टर नाजी एजेंट भी बन गए। हमें पता है कि टेस्ला और वेरिक ने टेस्ला के हथियार प्रणालियों और उनके सभी प्रयोगों पर चर्चा की थी। उस पूरे समय वेरिक नाजियों के लिए काम कर रहे थे। क्या वो जानकारी थर्ड राइख तक पहुंची? ये संभावना थी कि सोवियत और नाजियों के पास डेथ रे के प्रारंभिक डिजाइन थे, लेकिन टेस्ला ने इसके बारे में फिर कभी बात नहीं की, जब तक कि द्वितीय विश्व युद्ध के मध्य में उन्होंने इसे अमेरिकी सेना को पेश नहीं किया। लेकिन संपर्क करने के कुछ ही दिनों के बाद वो होटल न्यूयॉर्कर में मृत पाए गए। तब से ये अफवाहें थीं कि उनकी मौत किसी साजिश का नतीजा थी। जो लोग मानते थे कि उनकी हत्या हुई थी, उनके अनुसार 3 प्रमुख संदिग्ध थे। पहला, सोवियत, जिन्होंने शायद टेस्ला को मार दिया ताकि वो किसी अन्य शक्ति को डिजाइन न बेच सके या फिर वे अधिक विस्तृत योजनाएं प्राप्त कर सके। दूसरा, नाजी, जिन्हें टेस्ला के दोस्त जॉर्ज वीरिक के माध्यम से डेथ रे की जानकारी मिली थी, या फिर संयुक्त राज्य अमेरिका, क्योंकि उन्होंने खतरनाक हथियारों की योजनाएं उनके दुश्मनों को बेच दी थी। उस समय डेथ रे से संबंधित कोई भी दस्तावेज किसी भी वैश्विक महाशक्ति के लिए बेहद मूल्यवान हो सकते थे। कुछ के अनुसार इतने महत्वपूर्ण कि उनके लिए हत्या तक की जा सकती थी। सोवियत साजिश के सिद्धांत में सबसे अहम कड़ी टेस्ला के अपने भतीजे संदिग्ध कम्युनिस्ट सावा कासनोविच थे, जिन्होंने टेस्ला के होटल की तिजोरी की तलाशी ली। इससे डेथ रे की पूरी योजनाएं अमेरिका के दुश्मनों तक पहुंचने का एक और संभावित रास्ता बन गया। अगर केस्नोविक ने उन दस्तावेजों को अपने कब्जे में ले लिया था तो वो उन्हें सोवियत संघ को सौंप सकते थे, वो उन्हें नाजियों को भी दे सकते थे या किसी अन्य यूरोपीय समूह को जो द्वितीय विश्व युद्ध के अंत में एक बड़ी शक्ति के रूप में उभरने वाला था। लेकिन तिजोरी को तोड़ने की इस घटना को लेकर एक और सिद्धांत है जो अमेरिका की ओर इशारा करता है। ये एक रहस्यमय होटल कर्मचारी फिट्जजेराल्ड के इर्द गिर्द घूमता है, जो उस समय वहीं मौजूद था। इस कर्मचारी का नाम टेस्ला के एक सहयोगी ब्लिस फिट्जजेराल्ड के नाम से मिलता जुलता था। फिट्जजेराल्ड एक वैज्ञानिक थे, टेस्ला के मित्र थे और सेना में एक पद पर थे। हालांकि वो सिर्फ एक निजी अधिकारी थे। जब टेस्ला की तिजोरी खोली गई तब भी फिट्जजेराल्ड वहां मौजूद थे, जिन्हें होटल कर्मचारी बताया गया था। ये पूरी तरह संभव है कि ये दोनों फिट्जजेराल्ड एक ही व्यक्ति थे। क्या फिट्जजेराल्ड ने अमेरिकी सेना के लिए टेस्ला की डेथ रे योजनाएं चुरा ली थी?
बाद में वो पार्टिकल बीम वेपन्स के रिसर्च में शामिल हो गए, साथ ही कुछ अन्य हथियार प्रणालियों में भी जिन्हें टेस्ला ने विकसित किया था। जब FBI और ऑफिस ऑफ एलियन प्रॉपर्टी टेस्ला के दस्तावेज जब्त करने के लिए पहुंचे तो शायद वे पहले ही बहुत देर कर चुके थे। टेस्ला की मृत्यु के समय हुअर के आदेश शायद ये थे कि उनकी सभी शोध सामग्री को जब्त किया जाए और पता लगाया जाए कि उन दस्तावेजों में वास्तव में क्या था। तो आखिर उन 2 लाख टेस्ला दस्तावेजों का क्या हुआ जिन्हें अमेरिकी एजेंटों ने जब्त किया था? उन्होंने MIT के भौतिकविद जॉन जी ट्रप और नौसेना खुफिया विभाग की एक टीम को भेजा। प्रोफेसर जॉन ट्रंप ने 2 दिन तक 80 बक्सों में रखे दस्तावेजों की जांच की, लेकिन ऐसा लगता है कि अगर डेथ रे के कोई वास्तविक डिजाइन मौजूद थे तो वे अब गायब हो चुके थे। ऐसा लगता है कि श्री ट्रंप की जांच बहुत संक्षिप्त थी। उन्होंने कहा, मेरा मानना है कि इन दस्तावेजों में कोई महत्वपूर्ण जानकारी नहीं है। नौसेना के अधिकारियों ने टेस्ला के दस्तावेजों को गुप्त रूप से माइक्रोफिल्म्स पर रिकॉर्ड किया, लेकिन बाद में वो रहस्यमय तरीके से गायब हो गई। अगर आप 1980 के दशक में फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन एक्ट के तहत जारी किए गए रिकॉर्ड देखें तो FBI ने कहा, हाँ, नौसेना के पास गुप्त दस्तावेजों का एक सेट था जिसे माइक्रोफिल्म पर रिकॉर्ड किया गया था, लेकिन वो माइक्रोफिल्म कभी सामने नहीं आई और कोई नहीं जानता कि उसका क्या हुआ। मुझे लगता है कि जो दस्तावेज अब भी लापता हैं, उनमें एक रहस्य छिपा हो सकता है कि डेथ रे को कैसे बनाया और इस्तेमाल किया जा सकता था। अगर निकोला टेस्ला को उनके गुप्त सुपर वेपन योजनाओं के लिए मारा गया था तो अपराधी को ढूंढना उतना ही आसान हो सकता है जितना ये पता लगाना कि किसने डेथ रे को सफलतापूर्वक बनाया। और 1945 में मित्र राष्ट्रों को नाजी जर्मनी में एक चौंकाने वाला सुराग मिला। जर्मनी के कुछ शीर्ष वैज्ञानिक सन गन पर काम कर रहे थे। इसका विचार ये था कि इसे एक विशाल आवर्धक कांच की तरह पृथ्वी पर स्थित लक्ष्यों पर केंद्रित किया जाए। द्वितीय विश्व युद्ध के अंत में मित्र राष्ट्रों को ये अफवाह मिली कि नाजी जर्मनी ने घातक ऊर्जा किरण यानी डेडली एनर्जी बीम को एक हथियार के रूप में विकसित किया था। तो क्या यह पक्का सबूत था कि नाजियों ने निकोला टेस्ला की डेथ रे की योजनाएं चुरा ली थीं और इसके लिए उनकी हत्या की? हमें ये तब पता चला जब अमेरिकी सेना ने जर्मनी के हिलर्सलेबन नाम के एक सैन्य अड्डे पर कब्जा किया। जर्मनी के कुछ शीर्ष वैज्ञानिक सन गन पर काम कर रहे थे। नाजियों की सन गन योजना में अंतरिक्ष में 1 मील चौड़ी अवतल परावर्तक सतह यानी कॉन्केव रिफ्लेक्टिव सरफेस लगाना था, एक वास्तविक डेथ स्टार की तरह। ये सूर्य की किरणों को शत्रु के शहरों पर केंद्रित करेगा और उन्हें नष्ट कर देगा। अमेरिकी एजेंटों से बात करने वाले वैज्ञानिकों ने कहा कि ये एक परियोजना हिटलर द्वारा स्वीकृत की गई थी। हालांकि ये एक महत्वाकांक्षी और विनाशकारी परियोजना लगती थी, लेकिन प्रस्तावित नाजी हथियार का टेस्ला की डेथ रे से कोई खास मेल नहीं था। तो सोवियतों का क्या? उन्होंने 1935 में गुप्त रूप से टेस्ला के डेथ रे के शुरुआती डिजाइन खरीदे थे और शायद ये सुनिश्चित करने के लिए टेस्ला को मरवा दिया कि वो उनके प्रतिद्वंद्वियों के साथ वे योजनाएं साझा न कर सके, या फिर इसलिए ताकि वे और अधिक विस्तृत योजनाएं चुरा सकें। दशकों तक अमेरिकी खुफिया एजेंसियों को संदेह था कि सोवियत संघ डेथ रे विकसित कर रहा था और शीत युद्ध के चरम पर उन्हें लगा कि उन्हें सबूत मिल गया। 1970 के दशक के मध्य में अमेरिका सरकार को चिंता हुई कि सोवियत संघ कजाकिस्तान के एक दूसरे स्थान पर पार्टिकल बीम वेपन विकसित कर रहा था। गुप्त सैटेलाइट निगरानी में कजाकिस्तान में एक अजीब उपकरणों की संरचना देखी गई। उन्हें संदेह हुआ कि यह अजीब संरचना वास्तव में टेस्ला की डेथ रे मशीन का एक संस्करण हो सकता है। इसी दौरान 1976 में एक गोपनीय अमेरिकी खुफिया रिपोर्ट में दर्ज किया गया कि ब्रिटिश यूरोपियन फ्लाइट 831 के पायलटों ने पश्चिमी सोवियत संघ के ऊपर से उड़ान भरते समय एक तेज चमकदार प्रकाश किरण देखी। ये एक ऐसी ऊर्जा किरण थी जिसके बारे में सोवियत अधिकारियों ने कोई सफाई नहीं दी। कई साल बाद उत्तर अमेरिका के ऊपर एक अजीब और डरावनी घटना घटी।
अचानक अजीब तरह की बिजली कड़की जो सामान्य बिजली से 100 गुना अधिक शक्तिशाली थी। इसे सुपर बोल्ट्स कहा गया। 1970 के दशक में कनाडा के बेल आइलैंड न्यूफाउंडलैंड के ऊपर एक सुपर बोल्ट दर्ज किया गया। ये इतना विनाशकारी था कि लोगों को लगा कि ये किसी तरह का सुपर वेपन है। लोगों ने इन घटनाओं को जोड़कर देखा और सरकार के उच्च अधिकारियों को विश्वास हो गया कि बेल आइलैंड के ऊपर गिरी सुपर बोल्ट और कजाकिस्तान की वो गुप्त सुविधा दोनों ही एक बात का प्रमाण थे कि सोवियत टेस्ला की पार्टिकल बीम वेपन विकसित करने में पूरी तरह लगे हुए थे। लेकिन बाद में पता चला कि कजाकिस्तान की वो अजीब संरचना वास्तव में एक न्यूक्लियर थर्मल स्पेसक्राफ्ट के परीक्षण स्थल के रूप में बनाई गई थी, न कि पार्टिकल बीम वेपन के लिए। इसका मतलब ये नहीं कि सोवियतों ने डेथ रे बनाने की कोशिश नहीं की, बल्कि ये कि इसे साबित करने में अब तक कोई सफल नहीं हो पाया। टेस्ला की मृत्यु के बाद से ये अटकलें लगाई जाती रही हैं कि उनकी खोज का उपयोग या तो किया जा रहा था या उन्हें दुनिया भर की सरकारें छिपा रही थी। आज इन सरकारों में अमेरिका भी शामिल है। दस्तावेज साबित करते हैं कि अमेरिकी सेना दशकों से गुप्त रूप से पार्टिकल बीम रिसर्च में शामिल रही है। ऐसा शोध जिसकी प्रेरणा शायद 1943 में होटल के कमरे से चुराए गए दस्तावेजों से मिली थी। अमेरिकियों ने पार्टिकल बीम वेपन्स पर काम करना 1970 से 1980 के दशक के दौरान शुरू किया ताकि वो परमाणु मिसाइलों को मार गिरा सके, और अंततः ये वही विचार बना जिसे रोनाल्ड रीगन ने स्ट्रेटेजिक डिफेंस इनिशिएटिव या स्टार वॉर्स नाम दिया। आज डायरेक्टेड एनर्जी वेपन्स पर बड़े पैमाने पर काम हो रहा है और इसमें अरबों डॉलर्स खर्च किए जा रहे हैं। इसमें लेजर्स, पार्टिकल बीम वेपन्स और विभिन्न प्रकार की डायरेक्टेड एनर्जी टेक्नोलॉजी शामिल है। अमेरिका, नाजी जर्मनी और सोवियत संघ सभी के पास डेथ रे की योजनाओं को हासिल करने का कारण था, और शायद इसके लिए टेस्ला को मारने का भी। उनके भतीजे की भूमिका पर अभी भी सवाल बने हुए हैं, लेकिन टेस्ला की मौत में साजिश का कोई ठोस प्रमाण नहीं मिला। सबसे बड़ी विडंबना यह है कि जब दुनिया की महाशक्तियां उनके सुपर वेपन के लिए लड़ रही थीं, तब ये महान आविष्कारक केवल शांति स्थापित करना चाहता था। टेस्ला जो करना चाहते थे वो ये था कि युद्ध को अप्रासंगिक बना दिया जाए। वो एक सनकी वैज्ञानिक थे, लेकिन साथ ही मानव जाति के भविष्य को लेकर बहुत चिंतित भी थे, और वो चाहते थे कि उनके आविष्कारों का उपयोग केवल दुनिया में शांति को बढ़ावा देने के लिए किया जाए।